अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है। आई एम श्योर कि आप लोगों का ये हफ़्ता जो वीकेंड है ये काफ़ी अच्छा गुजरा होगा। और ये जो वीकेंड था इसमें बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आई कि हम ज़रा से शॉक में आ गए। अगर मैं ये कहूँ कि शॉक में आ गए तो गलत नहीं होगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन जिनके लोगों को ना हल्की सी भिनक भी नहीं पड़ी। और जब वो चीज़ें हो गई उसके बाद सोशल मीडिया पर आई तो लोगों ने कहा ओह ये कब हुआ। हमने देखा कि हफ्ते की सुबह जब सबकी आंख खुली तो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर एक ही न्यूज़ मुसलसल चल रही थी और वो थी खबर सना जावेद और शोएब मलिक की शादी की। कौन नहीं था जिसने इस खबर को डिस्कस नहीं किया। हर तरह तस्वीर शेयर हो रही थी, कोई इस खबर से हैरान, कोई खुश था। कई लोगों ने कहा कि ये किसी ब्रांड के ब्राइडल जो है वो शूट है। इनफैक्ट मुझे भी लगा, आई थॉट, क्योंकि मैं जब सुबह सोकर उठी हूँ और मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला तो मुझे लगा कि लिखा हुआ है कि एंड वी क्रिएटेड यू इन पेरिस। मैंने कहा ये पेरिस में दोनों की हो सकता है फिलहाल। इसके बाद मैंने अपनी आंखें मली और जब मैं देखा तो लिखा हुआ था पेरिस और आगे फिर कुरानी आयत का हवाला भी दिया गया था। एंड इट वॉज अ शॉकर फॉर मी, क्योंकि हमने जो सना की जो शादी थी ना उनके बारे में सुना कि उनकी डिवोर्स हुई है, ना फिर हमने शोएब के बारे में और सानिया के बारे में हाँ ये डिस्कशन ज़रूर हो रही थी कि सेपरेशन चल रही है, लेकिन कोई ऐसी फाइनल चीज़ आई नहीं थी कि या तो खुला हो गया, डिवोर्स हो गई है। तो इसलिए ये लोगों के लिए ज़्यादा शॉकर था। व्हेन पीपल वर नॉट काइंड ऑफ, यू कैन से दैट वर नॉट एक्सपेक्टिंग, ये नहीं हम कह रहे कि किसी का राइट नहीं दोबारा शादी करने का, बट हाँ क्योंकि लोगों को पता नहीं था तो इसलिए लोग उससे ज़्यादा शॉक में आ गए। और फिर हुआ कि कंफर्म हो गया क्योंकि दोनों ने अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट्स पर तस्दीक भी की और सना ने तो फ़ौरन अपना नाम भी चेंज कर लिया। और उसके बाद हमने देखा भी कि लोगों की काफ़ी मीम्स भी आई कि रात तक तो ये सना जावेद थी, सुबह जब मैं सो के उठी तो फिर ये सना शोएब मलिक हो गई। ऐसी बहुत सारी, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मीम्स का बाज़ार है वो कैसे जो है फ़ौरन गर्म हो जाता है। सेलिब्रिटीज़ की जानिब से मुबारकबाद की पोस्ट भी की गई इस नए जोड़े के लिए, जिसमें फ़हद मुस्तफ़ा, बिलाल सईद, शाइस्ता लोधी, एहसन खान और दीगर ने मुबारकबाद दी। लेकिन वही बात ना कि सोशल मीडिया पर जो मीम का ट्रेंड चला उनमें से कुछ तो वाकई काफ़ी देवर हिलेरियस, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स और पोस्ट है ना वो काफ़ी मनफी भी थे। मतलब लोगों ने लाइन भी काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर दी थी जो नहीं होना चाहिए था। और एक तो हम लोगों को शौक भी बहुत है ना कि हर चीज़ का मनफी पहलू निकाल लें कि उसे डिस्कस करें। और इसी पे बुशरा आपा ने क्या कहा वो मैं आपको दिखाती हूँ और आप वाकई आई एम श्योर कि उनकी बात से इत्तेफाक करेंगे जो बुशरा आपा कह रही हैं। जी, मुझे बुशरा अंसारी कहते हैं। आज सुबह से इस मुल्क में आग लगी हुई है। क्या सना जावेद ने शोएब मलिक से शादी कर ली? अच्छा, सोशल मीडिया पे तो तस्वीरें आ रही हैं, वो सच्ची हैं कि झूठी हैं? उन्होंने अपने पेज पे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा जी, वो तो देख ही रहे हैं हम। जो तो फोन आ रहे हैं मुझे और बार बार मुख्तलिफ लोगों के फोन, उसके अलावा जो चैनलों के मुझे फोन आ रहे हैं, मुझे तो आज गुस्सा ही चढ़ गया। इतनी चिढ़ चढ़ती है इस बात से कि भाई अगर किसी की पर्सनल लाइफ में कोई चीज हुई है, मैं उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी, शोएब मलिक मेरा क्लास फेलो था, वो सना जावेद मेरे साथ बचपन में खेलती थी, मैं उनकी फैमिली में हूँ क्या? और मैं क्यों बताऊं और मैं क्यों इस बात पर कोई आपकी जो सवाल है स्टूपिड किस्म के उनके जवाब दूं? मैं क्यों करूं? मुझे इस तरह की बातों पे इतना गुस्सा आता है कि आप लोगों को कोई खुदा का खौफ है या नहीं है? भाई उनकी शादी हो गई, अच्छी बात है, खुश रहें। आपको ये करने की बजाय आपको ये कुटनियों वाला जो काम है ना कि पता करें फलाने के क्या तासुरात मेरे को है, हमें तो नहीं पता था। अच्छा, उसकी पहले डिवोर्स हो गई थी, अच्छा उन्होंने बताया क्यों नहीं? मैं कौन होती हूँ, आप कौन होते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों उनके दिमागों में और उनकी जिंदगियों में घुसते हैं? आपको खुदा का खौफ नहीं है? ये सोशल मीडिया है कि कोई कुटनी है, कुटनी। मतलब वो बच्चे अगर उनकी जिंदगी में अनहैप्पी थे, उन्होंने छोड़ दिया, जो भी आप देख रहे हैं, अनफॉलो कर दिया, ये फॉलो कर दिया, ये फलाने की फलाने से दोस्ती खत्म। यार पता नहीं कौन लोग हैं आप, खुदा की कसम। तो एक चैनल से एक मुझे फोन आ रहा था, पहले नॉर्मल फोन पे करता रहा, मैंने समझ लिया ये ही बात पूछने को कर रहा है, मैंने उठाया नहीं। 2 आए, 3 आए, उसके बाद उसने व्हाट्सएप पे करना शुरू किया। मेरे पास उसका नाम है, मैं नाम नहीं ले रही, नाम से भी 2 व्हाट्सएप आए, मैंने नहीं उठाया। फिर उसने लैंडलाइन से किया, फिर मुझे आ गया गुस्सा, मैंने उठाया। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? मैं बहुत पुराना जानती हूँ उसको। मैंने कहा क्या पूछना है आपने? यही पूछना है? जी। मैंने कहा तो आपको ये नहीं अंदाजा हो रहा कि मैं फोन बंद कर रही हूँ तो मुझे ये बात नहीं करनी है, या मैं मसरूफ हूँ, या मैं सीन में हूँ, या मैं सो रही हूँ, या मैं खाना खा रही हूँ, पता नहीं मैं कहाँ खप रही हूँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ। आपने फोन पे उंगली मारनी है और ये कहना कि ये उठाती क्यों नहीं है। अब यहाँ से
खैर आपने देखा कि बुशाबा जो है कि वो काफ़ी नाला भी नज़र आ रही थी, चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा जी, और सानिया मिर्ज़ा के हवाले से भी ना बड़ी खबरें गर्दिश कर दी कि उन्होंने सख्त रद्द अमल दिया है, लेकिन सानिया मिर्ज़ा की बहन अनम मिर्ज़ा और उनके वालिद इमरान मिर्ज़ा ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट लगाई कि सानिया मिर्ज़ा की जानब से शुएब मलिक को उनके नए सफ़र के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी है। तो ये र्यूमर मिल्स को भी चाहिए कि ना वो थोड़ा सा सुकून कर लें। हाँ, हमने 3-4 दिनों पहले देखा कि सानिया मिर्ज़ा ने एक स्टोरी शेयर की थी, उसमें लिखा हुआ था कि मैरिज इज़ हार्ड, डिवोर्स इज़ हार्ड, चूज़ योर हार्ट। और वो तसलसल ऐसी बहुत सारी चीज़ों का जिसमें एंड में यही बात थी कि चूज़ योर हार्ट। खैर जी, फिल्म स्टार रेशम उन्होंने भी अपने मद्दाहों से इस तमाम को देखते हुए एक सवाल किया है। वो सवाल के वो भी आपको दिखा देती हूँ। मोहब्बत की इंतहा और फिर शादी और फिर बेजारी और दूरियों का खौलता हुआ समंदर। क्या शादी आज के दौर में एक फ्लॉप शो है? क्या कहेंगे आप? अब इस सवाल का जवाब है क्या ये अपनी सोच और नज़रिए पर मुनहसर होता है, लेकिन हमारी जानिब से सना और शुएब को इस नए रिश्ते में बनने की मुबारकबाद, और आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। हमारी हमेशा ये दुआ रहेगी आप दोनों के साथ। आप ज़रा हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी बड़ा, कल से आप इंस्टाग्राम उठा लें, आप अपना जी फेसबुक देख लें, आप अपना ट्विटर देख लें, यही चीज़ें जो है ना वो गर्दिश करी। एक और चीज़ जो गर्दिश करी है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत की खबर भी थी। वो भी कोई अच्छे मानों में गर्दिश नहीं करी थी। लोग उस पर भी काफ़ी नाराज़ थे कि भाई ये भी आप हार जाते, इतना भी आपने एहसान क्यों कर लिया कौमी टीम की। लेकिन फाइनली किस्मत जागी जो कि सोई हुई थी, आखिरकार पहली फतह उनको नसीब हो गई। पाकिस्तान 5वें T20 में कीवीज़ को 42 रन से हराकर वाइट वॉश होने से बच गया। अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली और 134 रन के जवाब में न्यूजीलैंड सिर्फ जो है ना वो 92 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे कम हदफ के दफा का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। कीवीज़ तारीख में दूसरी मरतबा 100 से कम रन पर आउट है। ये चीज़ एक अच्छी थी, इसका मुझे ज़रा सुकून मिला। दोनों मरतबा ये कारनामा जो है ना ये पाकिस्तान ने ही सर अंजाम दिया। न्यूजीलैंड ने 5 मैचों की जो सीरीज़ है ये 4-1 से जीत ली है और दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का शानदार आगाज़ रहा और अफगानिस्तान को 181 रन से हराया और कौमी टीम इवेंट में दूसरा मैच 24 जनवरी को नेपाल के खिलाफ खेलेगी। और क्रिकेट की तमाम सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे हाफिज़ इमरान से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ इमरान, वेरी गुड। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी, ये जो उनको फाइनली इनकी सोई हुई किस्मत जागी है, इनको आखिरी मैच में फतह नसीब हो गई है, इस पर आपका कमेंट लेना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया मदिया, सुबह बखैर। और ये मेरा ख्याल है हमारी किस्मत नहीं जागी, उस दिन उनकी किस्मत सोई हुई थी, क्योंकि हमारी किस्मत अगर जागी होती तो हम पहले 4 मैचेस में से कोई जीत जाते। उस दिन उनकी किस्मत जो है ना उसका जो अलार्म था वो मेरा ख्याल है उसका सेल खत्म हो गया था, वगरना उनकी बर वक्त किस्मत जाग जाती है और पाकिस्तान की किस्मत उस दिन भी ना जाग पाती। तो बुनियादी तौर पर तो वो उस दिन बुरा खेले बहुत ज़्यादा और पाकिस्तान को जीत का मौका मिला। कोई इतनी ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी मजमूई तौर पर पाकिस्तान की नहीं रही है। और क्लियर कर दिया कि वो बुरा खेले थे। बिल्कुल वो बुरा खेले हैं। आप देखें ना कितने कैचेस ड्रॉप किए। एक ऐसी टीम जो हर मैच में 200 रन करती हुई आ रही हो, अगर वो 100 रन भी ना करे तो इसका मतलब ये कि वो बुरा खेले ना। तो पाकिस्तान को उन्होंने मौका दिया और एक मौका नहीं दिया, मौके दिए उस एक मैच में और पाकिस्तान ने उससे फायदा भी उठा लिया। आप देखें उनका जो गोल था, उनका जो मकसद था वो था कि उन्होंने सीरीज जीतना है। उन्होंने सीरीज जीती। उनका क्राउड देखें किस शानदार अंदाज में पूरे मैचेस में अपनी टीम को, और लाजिम सी बात है पाकिस्तान को देखने वाले भी वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन इस सीरीज में मैक्सिमम वो लेना चाहते तो उन्होंने लिया है। पाकिस्तान के लिए इस सीरीज में सिवाय नाकामियों के गैर जरूरी और नामुनासिब तजर्बात के, हमने जो तजर्बात किए हैं वो भी ऐसे नहीं किए कि जिससे कह सके कि हमने वो जो कुछ हासिल करना चाहते थे वो किया है। पाकिस्तान के कप्तान, पाकिस्तान के दीगर जो अहम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने नए लोगों को मौका दिया, लेकिन बंदा खुदा कुछ बता भी तो दें किसको मौका दिया, कि कौन सा नया बंदा था जिसको आपने मौका दिया। साहिबजादा ओपन करते हैं, तैयारी करवा रहे हैं। ये जो आगे T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, मुझे तो कहीं कहीं जगहों पे लगता है कि हमारे कैप्टन को ना एक और कोच की जरूरत है जो कि ये बता सके कि अच्छा जी आपने क्या बात प्रेस कॉन्फ्रेंस पे करनी है और क्या चीज नहीं करनी। अच्छा ये जरा इमरान बात सुने, हमारे साथ तो बड़ा धोखा हो गया। वो कहते हैं ना कि कर लो गलते फड़ लो कान, तो वो तो कह रहे हैं कि जी तो हम तो तैयारी कर रहे थे वो आने वाले वर्ल्ड कप की और हम समझते थे T20 सीरीज खेलने के लिए गए हुए, हमें पहले क्यों नहीं बताया गया प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं उनके साथ।
बात ये है कि ये कैसी इसमें देखें, आप अपने टॉप क्रिकेटर्स के नाम गिन लें। सारे मैचेस शाहीन शाह अफरीदी खेले, सारे मैचेस इफ्तिखार अहमद खेले, सारे मैचेस बाबर आजम खेल गए, सारे मैचेस मोहम्मद रिजवान खेल गए, 4 मैचेस जो हैं वो हारिस रऊफ खेल गए, ठीक है, सारे मैचेस फखर जमान खेल गए। तो जो एक बड़ी तादाद है क्रिकेटर्स की 11 में से, वो तो सारे के सारे मैचेस वो खेल गए हैं। तो तैयारी क्या फखर जमान ने तैयारी की जरूरत है उसको भी वर्ल्ड कप की? क्या बाबर और रिजवान को वर्ल्ड कप की तैयारी की जरूरत है? नहीं, इमरान साइम अयूब को करानी थी। ठीक, अब साइम अयूब को अगर आपने कराना था फिर उसको 5वां मैच भी खिलाते ना। आप देखें, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, एक मरतबा आप ये कहते हैं कि हमें वक्त दें, इस टीम को वक्त की जरूरत है। बाखुदा इस बाबर आजम और रिजवान को किस वक्त की जरूरत है? हारिस शाहीन को किस वक्त की जरूरत है? नवाज को, इफ्तिखार को किस वक्त की जरूरत है? फखर को किस वक्त की जरूरत है? ये तो सारे के सारे आपके बरसों से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। हाँ, आप ये कह सकते थे कि अगर सारे आप साहिबजादा फरहान को और साइम को ओपन करवाते, दोनों साहिब बड़े जो है वो बाहर बैठते, तो हम ये कहते कि कुछ तजर्बा किया है। और जिस नंबर पे एक आखिरी मैच आपने खिला के हसीबुल्लाह को क्या जुल्म किया है उसके साथ, और आप आगे कहते हैं ये टूटेगा, जोड़ी टूटेगी तो ये होगा, ये ऐसे नताइज बर्दाश्त करना पड़ते हैं, ये अवाम की जोड़ी है, ये अवाम की पसंदीदा है। वो आपको इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ खुदा का खौफ करेंगे। पाकिस्तान की टीम है, आप यहाँ पर T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, बोर्ड आपके का हाल कोई नहीं है, खिलाड़ी आपके T20 लीग के खेलने के लिए और मुल्कों में पहुंच जाते हैं और वहां पर बैठकर कह रहे हैं हमें NOC दे दिया जाए। इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने चाहिए और इनको बता के भेजना चाहिए कि आपने वहां पर क्या बोलना है। ये अवाम की जोड़ी है, ये कोई किसी हल्के का इंतखाब हो रहा है? अगर आपको अवाम की जोड़ी बनाने का शौक है तो फिर अपनी एक अलग टीम बनाएं, जाएं इलेक्शन में जाकर बात करें। तो बुनियादी तौर पर ये नामुनासिब तजर्बात का एक दौर था जिसमें मुकम्मल तौर पर जिसमें कोई समझ नजर नहीं आती। टीम की मैनेजमेंट कर रही होती है। सुनने में भी आ रहा है कि शायद हफीज़ भी जो है ना वो ज़रा टीम से अलहदा हो जाए। पे जैसे हमने देखा कि ज़का अशरफ साहब उन्होंने रिटायरमेंट दे दी है, फिर एकदम से देखा कि सरफराज को लेके भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो र्यूमर मिल्स वो भी और एक्टिव हो गई हैं। फिर मैंने देखा उनकी वाइफ ने भी ये चीज़ शेयर की हुई थी, कहा जा रहा था कि उन्होंने टीम छोड़ दी है, तो उन्होंने कहा जी मैंने कौमी टीम नहीं छोड़ी और ये कोई पहली बार ऐसा थोड़ी हुआ कि मैं किसी मैच से ड्रॉप हुआ हूँ। तो ये भी बड़ी स्टेटमेंट है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें मदिया, अभी आपने बात कर रही थी कुछ देर पहले सानिया और शोएब की शादी के ऊपर। हाँ। उस वक्त आपने कहा कि सोशल मीडिया का एक दौर है, लोग पता नहीं क्या कुछ लिख देते हैं। उन्होंने हम इस वक्त मुआशरा उस हालत में है कि अपने सिवा और अपने काम के सिवा हर बंदे पर और हर दूसरे बंदे के काम पर नजर है। अब सरफराज अहमद की जो आपने बात की है, देखें वो पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर रहे हैं, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग कैप्टन रहे हैं वो, ठीक है। अभी वो वापस आए हैं ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान की टीम के साथ 3 टेस्ट मैचेस खेलकर। वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं, और जब उसने जाना है किसी ने तो उसने रुक जाना है। सरफराज के हवाले से जो इत्तलात थी वो अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड गए हैं। और ये जो अभी बुशरा आपा फोन बता रही थी ना कि फोन बज रहे हैं, सरफराज से पूछे जिस दिन उसकी खबर चली है, वो फोनों पे फोन, हजारों फोन उसके फोन पे बजे होंगे, टां लगती रही होगी सारा दिन के ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया। कोई काम नहीं है, कोई ढंग का काम नहीं है, कारकर्दगी हर शोबे में जवाल की जानिब है। पाकिस्तान टीम की इस दौरे के ऊपर कारकर्दगी देख लें आप, अगस्त से शुरू हो जाए, जब से एशिया कप शुरू हुआ है, अगस्त से लेकर आज तक जो पाकिस्तान मैच खेला, नंबर ऑफ मैचेस देख लें, उनमें से कितनी नाकामियां पाकिस्तान को मिली हैं उसको देख लें, इनफरादी तौर पर कितनी पिटाई हुई है पाकिस्तान की बॉलर्स को वो देख लें, इनफरादी तौर पर कितने रन्स बनाए हैं पाकिस्तान के बैटर्स ने वो देख लें, तो आपको लगेगा कि एक नाकामियों की दास्तान है। और ये जो साहब आकर कह रहे हैं, मैं तो ऑन अ लाइटर नोट, मतलब मैं कहती हूँ अगर सियारों की चाल का भी चक्कर है तो ये सितारे जो होते हैं, तो आपको लगता है कि आगे जाके थोड़े बहुत बेहतर होंगे? कोई सितारा ऐसा जो मुझे लग रहा है जिन्होंने इनकी कारकर्दगी पे इफेक्ट किया हुआ, कोई मरकरी ऐसा जो बैठ गया है गोडे गिटों में। बेहतर सितारे हैं, हम उनको नीचे से खुद पत्थर मार के उनका बेड़ा गर्क करते हैं। हाँ। अब ये जो साहब चंद दिन पहले आके कह रहे थे कि जोड़ी टूट गई तो नुकसान होगा, इसी जोड़ी के दौर में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड अपनी होम सीरीज में क्या नताइज रहे? क्या ये जोड़ी नहीं थी जब इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की? मतलब मेरे ख्याल से ना यहाँ पे मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए कि वो क्या फैसले दे रही है और तवातुर से गलत फैसले दे रही है, उसके क्रिकेट शायकीन में कितने मुतासर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए स्पोर्ट है। और अब ज़रा मुझे इलेक्शन के हवाले से बात करनी है, और आपके पास अभी चाहे आपके सियासी उम्मीदवार आए ना आए, लेकिन समा की जो टीम है
वो आप लोगों के पास आपके इलाकों में आएगी और आपसे पूछेगी कि आपके मसाइल क्या हैं। आज मैं बात करूंगी कराची के ज़िला कोरंगी 1 के हल्का NA 232 की, जहां बेपनाह मिसाइल हैं। 10 लाख से ज़्यादा आबादी पर मुश्तमिल इस हल्के की आवाम को टूटी सड़कें, सीवेज मसाइल और साफ़ पानी की फराहमी समेत घंटों बिजली गैस की बंदिश जैसे संगीन मसाइल का सामना है। इस मरतबा मलीन मॉडल कॉलोनी, खोखरा पार, सऊदाबाद और शाह फैसल कॉलोनी के बाज़ इलाकों के मकीन किसको अपना कीमती वोट देंगे और इस हल्के में रहने वालों के मसाइल क्या हैं, जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान की खुसूसी रिपोर्ट में। हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के हल्का 232 कोरंगी 1 में और यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 5,94,000 से जायद है। 2018 के आम इंतखाबात में इस नशिस्त पर PTI के अकरम चीमा कामयाब हुए थे और MKM के ख्वाजा सुहेल मंसूर दूसरे नंबर पर रहे थे। इस इलाके का नाम मॉडल कॉलोनी है। अब आप ये देखें कि ये कैसा मॉडल है। ये सड़कों पर गाड़ियां जिस तरह आ रही हैं उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि टूटी हुई सड़कों का ये मॉडल है। यहाँ पर सीवरेज की लाइनें तबाह है, उनका कोई इंतज़ाम नहीं है और यहाँ पीने के साफ पानी की फराहमी जो है वो भी हर वक्त नहीं होती है, उस पर भी मुश्किलात का सामना है। और जगह जगह हमने देखा है कि या तो बोरिंग हो रही है या फिर जो फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं उसके ज़रिए शहरी पानी खरीदते हैं। तो इस इलाके के और भी मसाइल हैं। और अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखी गई है कि जो मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा है कि बैनर्स लग गए हैं और उम्मीदवार आकर के मुख्तलिफ दुकानदारों के पास मुख्तलिफ घरों में जाकर के अपनी इंतखाबी मुहिम भी चला रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, अब वो किसको वोट देना चाहते हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे इस इलाके की सूरत हाल पर? काफ़ी तकलीफ़ात है दुकानदारों को, आने जाने वालों को। हम इन लोगों से दरख्वास्त करते हैं, जमात इस्लामी वाला, MQM पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, कि बराए मेहरबानी आप ये काम करवा दें। अच्छा अब्दुल्ला साहब, इलेक्शन जब शुरू होते हैं उम्मीदवार आगे, हमने देखा बैनर्स भी लग गए, आपसे कुछ लोगों ने आकर रब्ता किया? MQM पाकिस्तान वाले भी आए, पीपल्स पार्टी वाले भी है, तो अल्लाह का शुक्र है हमने सबको ये हौसला दिया है कि इंशाल्लाह हमारी काफ़ी वोट है, हम तीनों को ही खुश करेंगे, किसी को भी नहीं नाराज़ करेंगे। आपसे किसी ने वोट मांगने के लिए रब्ता किया? सर सारी पार्टियां आ रही हैं, मुत्तहदा भी पाकिस्तान भी आ रही है, पीपल्स पार्टी भी आ रही है, PTI भी है, हर चीज़ आ रहे हैं, लेकिन वोट ले लेते हैं। वोट लेने के बाद फिर कोई पूछता भी नहीं है। मेरे खुद के भाई आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि उनको दिया जाए वोट। यार ये रोड बनवा दो, मेहरबानी करो, इलेक्शन का टाइम हो रहा है। बंदे तो खड़े कर देते हैं लेकिन 5 साल के बाद नज़र भी नहीं आते। कम से कम हमारे लिए रोड ही बनवा दो, हम गरीबों की गाड़ियाँ तो चले, 4 पैसे कमाएं। क्या जब आप गुजरते हैं क्या सोचते हैं यहाँ से गुजरते हैं? दिल में बदुआएं आती है हमारी, क्योंकि जो कमाते हैं ना शाम में इसमें लगाते हैं हम। कभी बेरिंग टूट जाता है, कभी कलेश टूट जाता है, कभी इंजन खराब हो जाता है। कारोबार कितना मुतासर होता है आपका? कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया भाई, कोई यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं है। लोग अब घरों से फ़ोन करते हैं कि हमारे यहाँ घर पे गोश्त पहुँचा दिए, तो वहाँ पहुँचाना पड़ता है। इन्होंने कहा बल्दियात को कितना टाइम हुआ हुआ है, जमात आई हुई है, कोई काम कराने के लिए तैयार नहीं है। उम्मीदवार आ जाते हैं, मैदान में उतर गए हैं, तो क्या कहेंगे आपसे भी? वोटों के लिए आते हैं और कोई काम नहीं करते। इस हल्के में एक बड़ा सरकारी अस्पताल भी मौजूद है। 180 बिस्तरों से जायद का ये अस्पताल है। यहाँ यौमिया जो मरीज उनकी तादाद 2000 से भी जायद है। और सिर्फ जिला कोरंगी के लोग ही यहाँ नहीं आते, जिला मलिर जो मेमनगोट और उसके साथ साथ जो मुतल्लिका आबादियाँ हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आती है। 100 से ज्यादा जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी असामियाँ यहाँ पर खाली है। अगर वो मुकम्मल तौर पर यहाँ फिल हो जाएं, वो उस पर लोग तैनात हो जाएं, तो यहाँ पर मरीजों को बहुत ज़्यादा सहूलियात मिल सकेंगी। हर दफ़ा वोट देते हैं लेकिन काम तो नहीं होते हैं। जब वोट लेने होते हैं जब आ जाते हैं, लेकिन जब काम हो जाता है उसके बाद नज़र नहीं आते हैं। लाइट पूरे दिन नहीं है, 1-2 घंटे लाइट मिल रही है हम लोग। नई पार्टी आई है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इसी पार्टी को वोट देंगे। बाकी अभी देखें इधर रेलवे ट्रैक पे कितनी गंदगी है। अब खुद आप सोचेंगे पूरे मुल्क से लोग आते जाते हैं, अब पंजाब से कोई नया बंदा आ रहा है वो ये देखेगा उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट जाएगा। फिर इलेक्शन हो गया, आपके पास कोई आया? अभी फिर इलेक्शन हो गया, पीपल पार्टी भी आ रही है, PTI भी आ रही है, नून लीग भी आ रही है, लेकिन हम इनको नहीं पूछ रहे। इनको हमने जवाब दिया कि आपने पहले कौन सा काम करवाया है हमारे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आई है तो हमने इसको वोट देने और इसको कामयाब बनाना, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारे सारे मसले मसाइल जो हल करेगी। सबसे ज़्यादा पानी का और गैस का मसला है, बहुत ज़्यादा। पहले भी वोट दिए होंगे आपने, आपकी फैमिली ने, तो आपके मसाइल हल हुए? नहीं। बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ है पानी का।
पानी नहीं है। लाइनें डली हुई लेकिन पानी नहीं आता। ये छोटे मोटे काम भी अगर इलाके या मोहल्ले में ये लोग नहीं करा सकते तो मेरे ख्याल में फिर वोट मांगने का हक तो नहीं है इनको। फिर मैं देख रहा हूँ कि बैनर्स लग गए हैं उम्मीदवारों के, तो आपसे किसी ने रब्ता किया? अभी तक तो बैनर ही लग रहे हैं सर, किसी ने रब्ता नहीं किया। तो आप क्या देख के वोट देंगे इस बार? जिसको वोट देंगे क्या देख के वोट देंगे? क्या देखिए, किसको देखे? अब किसी को देखने समझ में नहीं आती किसको देखना है। हम देख रहे हैं 50 साल से, तो अब क्या देखना है? ठीक है ना। कौमी असम्बली के हल्के में कचरे के ढेर, पीने के पानी की किल्लत, सीवरेज का तबाह निजाम और टूटी सड़कें शहरियों के लिए परेशानी का बायस है। कैमरा टीम के साथ असलम खान समा, कराची। तो आपने देख लिया कि 232 की सूरत हाल क्या है और यहाँ पर लोग किन किन को सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ा मिक्स्ड आपने रिव्यू जाना। खैर क्या होगा तो 8 फरवरी को पता चलेगा। मुझे भी छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बात कुछ सियासत की, जहां पर होने वाली बयानबाजी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आम इंतखाबात का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी गहमा गहमी के तो बढ़ने के आप साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो बयानबाजी है वो भी एकदम से बहुत तेज़ होगी। बड़े तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया है। कहा लीगी कायद पर मुसल्लत होना चाहते हैं। नून लीग ने मिसाक जमहूरियत को तबाह कर दिया और 9 मई के बाद पाकिस्तान की सियासत को बहुत नुकसान पहुंचा। मजीद उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इंडिपेंडेंस के साथ मिलके 172 क्रॉस करेंगे। अभी से राब्ते में है, 8 फरवरी को हम आपको सरप्राइज देंगे। मुझे वजारत छोड़ना चाहिए था, मैंने कोशिश किया। वालिद साहब ने उस पर कहा कि मैंने ज़बान दिया, मैं अपने ज़बान पे कायम हूँ। दुनिया भर में डिबेट्स होते हैं। मैं अपना पार्टी का वजीर आज़म का उम्मीदवार हूँ, नून लीग अपना पार्टी का जो वजीर आज़म का उम्मीदवार है वो आए मेरे साथ नेशनल टीवी पे डिबेट करे। दूसरी जानिब लीग रहनुमा भी जवाब दिए बना रह नहीं सके। एहसन इकबाल बोले अंडर ट्रेनिंग से मुनाजरा नवाज शरीफ का लेवल नहीं है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने अपनी ज़बान ठीक ना की तो जवाब देना जानते हैं। आइए एहसन इकबाल की बातें भी जरा आपको सुनवाते हैं। आया है जिसके वालिद ने कहा कि अभी मैं इसकी तरबियत कर रहा हूं, अभी तो वो नेट प्रैक्टिस के अंदर है और किसको बयान दे रहा है? हमारे कायद नवाज शरीफ के ऊपर हमले कर रहा है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को वार्निंग देना चाहता हूं, हमारे कायद का नाम एहतराम से लो। अगर तुमने अपनी जबान ठीक ना की तो हम भी तुम्हें जवाब देना जानते हैं। अभी सियासत की तरबियत लो। मैं बिलावल भुट्टो को कहता हूं, तुम जो पंजाब में आके सियासत करना चाहते हो, आओ अपने लाड़काने का मेरे नारोवाल से मुकाबला कर लो। अगर मेरा नारोवाल तुम्हारे लाड़काने से कम हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, और अगर तुम्हारा लाड़काना मेरे नारोवाल से कम होगा तो तुम। ये वैसे एहसन इकबाल साहब ने बड़ी बात कर दी कि अगर अब लाड़काने को ज़रा कंपेयर किया जाए नारोवाल से, फिर दोनों को देखें कि दोनों शहरों में सिचुएशन क्या है, तरक्याती कामों की क्या है, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजरी, उनका लाइफस्टाइल क्या है। अगर लोगों ने भी देख के वोट करना शुरू कर दिया तो लोगों की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। खैर जी, इसी तमाम से सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर और सियासी तजियाकार माजिद निज़ामी साहब। इन दोनों को शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माजिद, अस्सलाम वालेकुम आसिम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आसिम आपसे ज़रा जानना चाहूँगी कि ये जो अचानक बयानबाजी में इतना तेज़ी आ गई है, हम इसको क्या रवायती बयानबाजी समझे कि हाँ जी चले आगे इलेक्शन आने वाले हैं, या सच में अंदर में एक दूसरे के खिलाफ इतना भरे हुए हैं ये लोग? बहुत शुक्रिया मदिया। आज तो आपने आपका मॉर्निंग शो का कुछ स्टाइल हमें सियासी लगा, और लेकिन आपने 2 बड़े अच्छे ऑडियोज़ ये और इनकी वीडियोस आपने मिक्स एंड मैच की। देखें, जो आपकी बात है ना कि जो सियासी माहौल है, सियासी माहौल ऐसे ही गर्म होता है, और जो आज की जो सूरत हाल है उसके अंदर जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं और एहसन इकबाल उसे जवाब दे रहे हैं
मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी थोड़ा सा नेचर के ज़्यादा करीब चले गए हैं। परफॉर्मेंस की बात बाद में होगी। दो अगर इनकी हम बातों को दो तरह जोड़ें तो एक चीज़ तो है कि वो कह रहे हैं मैं कैंडिडेट हूँ प्राइम मिनिस्टरशिप का, तो मेरे बराबर फिर दूसरा कैंडिडेट बात करे। उसके साथ वो कह रहे हैं कि अगर जो उनकी ख़ास तौर पर लाहौर में कल उन्होंने जो अपना जलसा किया है वो जैसे कि तैसे भरा। मेरे पास उसके अदाद-ओ-शुमार हैं कि वो कसूर के नवा से लोग आए, शेखपुरा के मुख्तलिफ देहात से लोग आए, वाघा की साइड से लोग आए, तो उस हल्के के लोग तो इतने नहीं थे, लेकिन एक बहुत बड़ा उन्होंने जलसा कर दिया। और एक उनका ये एक मैं कहूँगा कि वन स्टेप प्लस वो रहे कि उन्होंने लाहौर के अंदर जहाँ पर इमरान खान के अलावा कोई भी जलसा करते हुए डरता है, उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा जलसा किया। और फिर वहाँ पर एक बड़ी बात, वन स्टेप मज़ीद आगे चले गए और नवाज शरीफ के ऊपर पूरा के पूरा उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो नवाज शरीफ कर रहे हैं और जो इंतकाम ले रहे हैं। तो वो हर जो चीज़ है उन्होंने टारगेट कर ली है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी तौर पर अपने सियासी मुखालिफ को टैग करने के लिए और उसे नीचे लाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए नवाज शरीफ को। जब वो इस तरह की बातें करेंगे तो फिर उसके बाद जो मामला है वो फिर आगे बढ़ेगा और लाजमी तौर पर एहसन इकबाल भी और आज मुस्लिम लीग नून की दीगर क़यादत भी उस पर रिएक्शन भी देगी और मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेगी। क्योंकि अभी तक के जो हालात थे, आज से पहले की हम बात कर लें या आज हम गुफ्तगू करते हैं, तो नवाज शरीफ भी आज मानसेरा जाएंगे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों नहीं लेंगे। वो अभी भी अपना रुख जो है वो पाकिस्तान के मसाइल की तरफ रखेंगे और मौशी बहरान को ख़त्म करने का अपना चार्टर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी अब क्या कर रही है, वो पीटीआई का वोट बैंक जो है उसे इस्तेमाल करना चाह रही है और वो चाह रही है कि जो सिंपैथी वोट है वो हमारे पास आए। इस वजह से वो तमाम ये गेम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर टैग करके उन लोगों को अपने पास लेके वोट आएगा। ये कौन सा सिंपैथी वोट आएगा? ये वो सिंपैथी वोट जो 1.5 साल जो पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो हुकूमत की है और उसमें जो महंगाई का तूफान आया है वो उसकी सिंपैथी लेना चाहती है कि जी हम आपको उससे निकालेंगे क्योंकि वो तो उसका पार्ट थे। ये कौन सी सिंपैथी लेना चाहती है? देखिए ये तो देखे ना, आपने खुद ही अपने सवाल के अंदर जवाब दे दिया। ये तो खुद हिस्सा थे, वजारत खारजा इनके पास थी, इनके हर काम पीपल्स पार्टी का पीडीएम की गवर्नमेंट में हो रहा था, प्रायोरिटी में हो रहा था। क्योंकि शहबाज शरीफ इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सख्त भी हैं कि वो सिफारिश और दीगर मामला को नहीं मानते, लेकिन वो आसिफ अली जरदारी के जो अहकामात आते थे, उनका जो नीचे उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो डायरेक्ट उन्हें देते थे और वो काम होते थे। कुछ ऑडियोज़ भी आपके सामने उस वक्त आई थी डॉक्टर तकीर शाह की। सिंपैथी वोट की आपने बात की। सिंपैथी वोट का मतलब है कि लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ का है या फिर एंटी नवाज शरीफ है। एंटी नवाज शरीफ एलिमेंट जो इमरान खान ने भी उसे अवेल किया, आज वही जो एंटी नवाज वोट है उसे कैप्चर करने के लिए, हमदर्दी लेने के लिए कि यार आपके साथ ये 100 लोगों के साथ जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने 9 मई किया, हम उन लोगों को अपने साथ देंगे, हम उनकी हमदर्दी लेंगे। जो ये सिंपैथी लेना चाह रहे हैं, अब हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने जितने भी जलसे हैं वहाँ पर उनके तमाम तर तीरों का, तोपों का रुख भी जो है ना वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है। मुस्लिम लीग नून के जब जलसे देखते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना अभी भी उनको जो है वो टारगेट कर रही होती है। तो आप मुझे बताएं, आपको लोगों के अंदर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेके ये सिंपैथी नज़र आ रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद आके लाहौर में बैठे हुए हैं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लोगों से मुलाकातें भी कर सकें? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आपके सवाल के जवाब में इसके 2 पहलू डिस्कस किए जा सकते हैं। पहला तो ये है कि चूँकि पंजाब में कौमी असम्बली की सबसे ज़्यादा सीटें हैं और यहाँ पर एंटी मुस्लिम लीग नून सियासत ही चलती है, तो इसलिए पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है कि वो पंजाब के अंदर अपनी जो पुरानी एंटी मुस्लिम लीग नवाज सियासत है उसको रिवाइव करें। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 10 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ने पंजाब पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। इनकी तंजीम गैर फाल रही, लोग मायूस हो गए, वोटर परेशान होकर तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया या घर चला गया और उसका रिजल्ट हमें 2013 और 2018 के इलेक्शन में नज़र आया। अब इस चीज़ को जब हम मौजूदा सूरत हाल से कनेक्ट करते हैं तो इसलिए केक यही है, तो इसी के पीसेस जो हैं वो लेने हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी इसीलिए मुस्लिम लीग नून को तनकीद करते हैं। उसकी वजह ये कि वो ये चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर वो अपनी तंजीम को फाल करें। अब इसका जो दूसरा पहलू है उससे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ कि बिलावल भुट्टो ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेते हैं। 2018 में उन्होंने मालाकंड डिवीजन से
खैबर पख्तूनख्वा से MNA का इलेक्शन लड़ा। वो वहाँ से जीत ना सके, 31,000 वोट उन्हें मिले, लेकिन वहाँ पे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम को, वहाँ की पार्टी स्ट्रक्चर को रिवाइव किया। वहाँ लोगों के अंदर एक एक्टिविटी आई, तहर्रुक आया, जोश व जज्बा आया और पीपल्स पार्टी का कारकुन घरों से निकल के उसने सियासी मुहिम के अंदर, इंतखाबी मुहिम के अंदर हिस्सा लिया। तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर कोई इलेक्शन जीतने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि वो लाहौर में और पंजाब के अंदर अपनी तंजीम को ये मैसेज देने आए हैं कि पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो इनके साथ खड़ी है और वो आने वाले दिनों के अंदर इस जगह पे तवज्जो देंगे। अब इसके साथ साथ जहाँ सियासी बयानबाजी का मामला है, तो मेरा ख्याल है कि ये रवायती बयानात ही हैं। उसकी वजह ये कि इलेक्शन से पहले इस तरह के जुमलेबाजी का जो कल्चर है वो पाकिस्तानी सियासत में मौजूद है। तो इसलिए अता तारड़ को भी जब बिलावल भुट्टो के सामने उम्मीदवार लाया गया तो उसकी भी एक वजह यही थी कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी कोई कुंदो तेज बयानात देते हैं तो उनको काउंटर करने के लिए एक जोशीला नौजवान सामने मौजूद हो जो तरकी बतरकी जवाब दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 8 फरवरी के बाद ये तलखियाँ बढ़ जाएंगी, ये दोबारा टेबल पे होंगे और फिर हुकूमत साजी के लिए यही जमातें बातचीत कर रही होंगी। यानी कि आप जो वहाँ पे तमाम से सिनेरियो देख रहे हैं, जो डायनामिक्स देख रहे हैं, माजिद व्हाट डू यू सी कि कोई एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो कि शहरी लाहौर का जो है वो इक़्तिदार वो बना पाएगी, या फिर वही बात कि अगर हमने इस्लामाबाद की बात भी करें तो फिर यही बड़ी पार्टीज़ को फिर साथ बैठना पड़ेगा? व्हाट डू यू सी, आप देख क्या रहे हैं? वैसे जी, लाहौर के अंदर तो बड़ी दिलचस्प इंतखाबी मुहिम है जो कि ज़्यादातर सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो चुकी है। इसके साथ साथ वो जो रवायती हल्ला गुल्ला था वो खासा कम हो गया, लेकिन एक्टिविटी बिल्कुल चल रही है और जो तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर हैं वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि वो अपने उम्मीदवारों के जो इलेक्शन सिंबल्स हैं उनको अपने वोटर्स तक, अपने सपोर्टर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि यही PTI का सबसे बड़ा चैलेंज होगा लाहौर में कि उन्होंने डिफरेंट इंतखाबी निशानात के ऊपर मोहर लगानी है। तो इसलिए लाहौर की हद तक तो मामला इसलिए भी दिलचस्प है कि यहाँ पे बिलावल भुट्टो के आने से लाहौर की सियासी एक्टिविटी खासी तेज हुई है और यहाँ के सियासी माहौल के अंदर खासा तहर्रुक आया है। सही चीज़ है। कराची में भी हम देख रहे हैं जो है मामला वो काफ़ी जहाँ पे फड़क रहे हैं सियासी, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हमारे पास वक्त काफ़ी मुख्तसर है। बहुत शुक्रिया जी। आसिम मुनीर हमारे सीनियर नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और सियासी तजिया का माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो ये तो जनाब थोड़ा हमारे से कुछ खबरें थी हम देख रहे हैं कि जी अभी तो लाहौर में कल बड़ा पावर शो किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने। फिर आपने सुना भी कि आसिम बता रहे थे कि कहाँ से उनका क्राउड है वो भी इनको जमा करके लेकर आए। लेट्स सी जी क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से वैसे पंजे गाड़ सकेगी पंजाब में या नहीं, स्पेसिफिकली लाहौर में जहाँ से ये पार्टी जिस पार्टी ने जहाँ से आगाज़ लिया है। स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है, सियासी गहमा गहमी है और हम देख रहे हैं कि पाक ईरान तनाज़े का काफ़ी गहरा असर भी पड़ा है। गुज़िश्ता हफ्ते शदीद कारोबारी उतार चढ़ाव के बाद मार्केट मंदी की लपेट में रही और 100 इंडेक्स 1300 पॉइंट्स कमी के बाद 63,200 पॉइंट्स पर बंद हुआ और आज हफ्ते का पहला रोज़ जैसे मैंने आपको बताया कि है। तो मार्केट की क्या सूरत हाल है, रिजवान आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, गुड मॉर्निंग। कैसी जनाब सुबह हुई है स्टॉक मार्केट में आज? बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। मदिया स्टॉक मार्केट की मैं थोड़ी सी आपको बताऊंगा पहले मार्केट की सूरत हाल, क्योंकि पिछले हफ्ते स्टॉक मार्केट ने जो है वो क्या कहते हैं तमाम पूरा हफ्ता ही मंदी की लपेट में रही स्टॉक मार्केट। लेकिन आज अब जब नए हफ्ते का आगाज़ हुआ तो तवक्का की जा रही थी कि स्टॉक मार्केट थोड़ी बेहतर होगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज़ मजबूत हुआ और एक मौके पर स्टॉक मार्केट में 278 पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया। इसके साथ ही स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स जो है 63,500 से ऊपर चला गया। लेकिन उसके बाद हमने सेलिंग प्रेशर देखा, जैसे कि पिछले पूरे हफ्ते में हम देखते हैं कि मार्केट थोड़ी सी बेहतर होती है तो सेलिंग प्रेशर आ जाता है और यही वजह कि आज भी स्टॉक मार्केट में जो है फ़रोख्त का दबाव है। स्टॉक मार्केट जो है वो अब इस वक्त मस्बत से मनफी जोन में आ गई है। एक मौके पर जो है वो 50 पॉइंट्स तक मंदी भी हुई थी। तो मार्केट रेंज बाउंड है, लेकिन मैं इसकी वजह आपको बता देता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान में इंतखाबात को लेकर तमाम अहम हलकों में मौजूद गुफ्तगू है इंतखाबात, इसी तरह आवाम के तमाम तबकात में भी जो है वो इंतखाबात जो है वो मौजूद गुफ्तगू हैं और यही चीज़ जो है स्टॉक मार्केट में भी प्रिवेल कर रही है। स्टॉक मार्केट के सरमायाकार मालियाती इदारे अब देखो और इंतज़ार करो
की रिजवान, मुझे पॉलिसी बताएं कि इख्तियार जैसे किए हुए हम हैं इस साल कि का देखें पहला किस तरह महीना से ये भी इंतखाबात बस जो है आफ्टर मुनक्किद अ वीक होते ये भी हैं, खत्म हो कितने जाएगा पुरअमन रहते और हैं, कितने उसके बाद हम शफाफ देख रहे हैं कि होते हैं। यही 2 हफ्ते उसके बाद इलेक्शंस भी हो जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि किसी मस्बत एंड पे इस हफ्ते जो मार्केट का इख्तिताम होगा? ये वो है सूरत हाल जिसका इंतज़ार है सरमायाकारों को। ये जैसी बेहतर होती है और अच्छे तरीके से ये सब कुछ हो जाता है तो स्टॉक मार्केट काफ़ी बेहतर हो सकती है, ऐसा कहना है माहिरीन का। जी चले, बहुत शुक्रिया जी। रिजवान आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। मेरी छोटी सी बात में मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं अब आपकी मुलाकात करवाती हूँ टेकन के बादशाह से। प्रोफेशनल ई गेमर अरसलान अर्श ने एक और एजाज़ अपने नाम किया है। टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2023 का टाइटल जीता है और अमेरिका में होने वाले मुकाबले में अरसलान ने कोरिया के चेरी बेरी मैंगो को हराया है। और आपको ये भी बताती चलूँ कि अरसलान अर्श इससे पहले चार मरतबा जो है वो चैम्पियन भी रह चुके हैं। टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल जीतने वाले अरसलान अर्श सिद्दीकी से उनकी कामयाबी के हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, मॉर्निंग में आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी देती हूँ, आपने भी जो नई कामयाबी समेटी है। सबसे पहले तो ज़रा इस गेम के हवाले से मुझे भी बताइएगा और मेरे नाज़रीन को भी बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी गुड मॉर्निंग। ये गेम असल में टेकन 7 है जो मैं खेलता हूँ, वीडियो गेम है और मैं प्रोफेशनली 5 सालों से खेल रहा हूँ ये गेम और अभी मैं इसका वर्ल्ड चैंपियन। माशाल्लाह। अच्छा, और मुझे बताएं ये इस गेम का आपको शौक कैसे हुआ और आपको कैसे पता चला? और ऑफ कोर्स ये जो गेम आप खेलते हैं तो आप उसमें इतना अपना दिमाग लड़ा देते हैं, पूरी एनर्जी लड़ा देते हैं, इसका कोई मॉनेटरी फ़ायदा भी होता है? हाँ, क्यों नहीं। मतलब अच्छा, बचपन से मुझे शौक था इस गेम का और मॉनेटरी फ़ायदा ये है कि अभी रिसेंटली मैं और मेरी टीम सऊदी अरब से हम $500,000 जीत के आए थे, विच इज़ आलमोस्ट पाकिस्तानी 5-6 करोड़ रुपया। तो वो ये पूरी दुनिया को भी पता है, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई सरप्राइज़ है, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, वीडियो गेम्स के अंदर। और बाकी के मुल्क तो लाइक इज़ $1 बिलियन इंडस्ट्री, लेकिन पाकिस्तान में इतनी इसकी अवेयरनेस नहीं है। अभी लोगों में अवेयरनेस आ रही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन पैसा तो काफ़ी है इसके अंदर अगर आप अच्छा खेलते हैं। अरसलान, आई एम श्योर कि आपने भी सुना होगा, वो कहते हैं ना हमेशा से कि जी पढ़ोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। तो घर वाले यही कहते थे भी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये खेल कूद में ना अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। लेकिन ये तो खेल में ही आपने ठीक ठाक अपना भी फ़ायदा कर लिया और अपना शौक़ भी पूरा कर लिया। आपके अम्मा अब्बा क्या कहते थे जब आपको शुरू में ये शौक़ पैदा हुआ? तो अम्मी अब्बू तो बिल्कुल जिस तरह के बिल्कुल साथ नहीं देते मेरा कि नहीं खेलनी। जिस तरह आपने कहा कि तब एक इसलिए कि गेमिंग करना या हर कोई चाहता है पेरेंट कि आपका बेटा पढ़े लिखे, पैसा कमाए, अपना खुद फ्यूचर देखे, तो आपके भले के कहते हैं। लेकिन क्योंकि अब काफ़ी सारा दौर जदीद हो चुका है, अब ना सिर्फ आप डॉक्टर, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के पैसा कमा सकते हैं, बल्कि काफ़ी शोबे हैं जिसके अंदर आप मतलब स्पोर्ट्स है, या क्रिकेटर बन के, आप फुटबॉलर बन के, आप वीडियो गेम्स भी एक स्पोर्ट्स ही है, ई स्पोर्ट्स कहते हैं इसको। आप ई स्पोर्ट्स के अंदर आके भी आप पैसा कमा सकते हो। क्योंकि लेकिन मेरे पेरेंट्स बिल्कुल इजाज़त नहीं देते थे, मुझे काफ़ी मार भी पड़ा करती थी कि गेम में नहीं जाया करना। लेकिन अब काफ़ी वो अब तो समझ चुके हैं इस चीज़, अब वो समझ भी चुके हैं और अब वो कहीं ना कहीं ना उनको इत्मीनान भी हो गया होगा कि चलो हमारा बच्चा ना अपना ख्याल कर लेगा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त गेम है और बच्चा हमारा ठीक ठाक कमा भी लेता है इससे। हाँ, फैमिली बन के घर में नहीं, फैमिली में सबको ही पता है और अब इज्जत भी है, मम्मा की भी, मेरी भी, सबकी फैमिली के अंदर भी। तो आप सही कह रहे हैं कि अब काफ़ी अच्छा कमा भी लेता हूँ और इज्जत भी है इसके अंदर। माशाल्लाह। अस्सलाम, वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड आई होप कि आप इतने ही इंटेलिजेंट खेलें और आपका बहुत ही कमाल ब्राइट फ्यूचर और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर सके। बहुत शुक्रिया जी अस्सलाम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद और हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह का समा मदीहा के साथ। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपकी मुलाकात कराई अरसलान सिद्दीकी से, जो कि यूट्यूबर हैं और ई स्पोर्ट्स में काफ़ी नाम बना रहे हैं, काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। और देखें, ज़रूर आप किसी भी गेम में खुल के हिस्सा लेना चाहते हैं ज़रूर लें, लेकिन अपनी पढ़ाई भी जो है उसको किसी भी सूरत में आप लोग निगलेक्ट ना करें। हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लगा कि मैंने बड़ा सपोर्ट किया हो कि जी हाँ भी ज़बरदस्त ये ई गेम्स जो हैं बड़ी कमाल है। ऐसा नहीं है। सब चीज़ें ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ सब चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं और इन तो वैसे भी सबके पास होना ही ज़रूरी है। खैर, एक और चीज़ जो आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही है और जिसका जो शौक़ है वो हर एक को हो रहा है और तेज़ी से परवान इसका शौक़ चढ़ रहा है, ये है जनाब ई सिगरेट्स का। वेप या इलेक्ट्रॉनिक ई सिगरेट्स, इनका आजकल इस्तेमाल जो है ना ये बहुत बढ़ गया है। तालीमी इदारों में मेल मुलाकात के दौरान बहुत खुलकर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स का इस्तेमाल करते हुए नौजवान हमें नज़र आ रहे होते हैं। सिगरेट की ये नई किस्म इस्तेमाल में किस कदर नुकसानदेह है, इस बारे में चलकर सबसे पहले देखते हैं रेहान अहमद साहब की ये रिपोर्ट, फिर इस पैकेज के हवाले से तफसीली बात करेंगे। सिगरेट का इस्तेमाल चाहे लोग अपने मसाइल से फरार इख्तियार करने के लिए करें या फिर दूसरों पर अपनी शख्सियत का रौब डालने के लिए, मगर सिगरेट के बारे में एक बात हमेशा से कही जाती है और वो ये कि सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदेह है। नौजवानों से बात करें तो अंदाज़ा होता है कि वो एक अलग अंदाज से सोचते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जिसे वेप भी कहा जाता है, उसे वो अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाने में कोई ख़राबी नहीं समझते। मुझे ये 2 इयर्स हो गए, क्योंकि सिगरेट पीते तो उसका नुकसान भी ज़्यादा, तो ये वेप नई चीज़ें न्यू जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए 2 इयर्स पहले मैंने ये स्टार्ट किया था। तो फ्लेवर वाइज होता है और काफ़ी अच्छा होता है, पीने में मज़ा भी आता है, एंजॉयमेंट अच्छी होती है इसकी। अच्छी चीज़ें सिगरेट से अगर बंदा जान छुड़ाए तो फिर ये इस तरफ आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंड के साथ गैदरिंग में बैठना उठना था, वो लोग भी पीते, एक दफ़ा ट्राई करा था तो बहुत पसंद आया था। नौजवानों में तेज़ी से मकबूलियत हासिल करते इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के बारे में जब समा ने कराची के पॉश इलाके डिफेंस में वाक़े एक वेप शॉप के मैनेजर से बात की तो उन्होंने वेप की तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिया। सर बिल्कुल, सिगरेट जो है ना वो एक हार्मफुल है, देखिए उसमें क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड, टार और अदर केमिकल्स हैं। टार सबसे ज़्यादा इंजीरियस है बॉडी के लिए, ठीक है। तो उसके मुकाबले में अगर ये देखा जाए, आप सिगरेट को पब्लिकली यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है सिगरेट के स्मोक से, तो इसको आप पब्लिकली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जस्ट निकोटीन है, वो भी आपके अंडर कंट्रोल है, ठीक है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे 50 mg निकोटीन है, उसको आप बिलो करके 35 उसको मूव कर सकते हैं, नीचे डाउन कर सकते हैं। शॉप के मैनेजर ने मजीद कहा कि हम तो ये कारोबार पूरी दयानतदारी के साथ जारी रखे हुए हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ न पहुँचे। नौजवानों की सेहत का तो हमें बेइंतहा ख्याल है। हम तो 18+ वालों को ही देते हैं, 18+ से नीचे वालों को हम नहीं देते हैं, ठीक है। आते हैं हमारे पास कस्टमर जो 18 से बिलो होते हैं, लेकिन हम उनको मना कर देते हैं कि आपके लिए नहीं है। वेप या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के बारे में कोई चाहे कुछ भी क्यों ना कहे, मगर ये सवाल फिर भी जवाब तलब है कि क्या वाकई सिगरेट नोशी का ये नया अंदाज सेहत के लिए ज़रर रसा नहीं है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वेप सिगरेट की तरह सिर्फ फेफड़ों को मुतासर नहीं करती, बल्कि इसके असरात इंसान के दिमाग तक जाते हैं। लेकिन चूंकि लोगों को अभी इस बारे में पता नहीं है, लिहाजा वो इसे अपनी शान में इजाफे का बाइस समझते हैं। कैमरामैन मोहम्मद नईम खान के साथ रेहान अहमद, समा कराची। हमारे सीनियर प्रोड्यूसर रेहान अहमद की आपने रिपोर्ट तो ये देखी, और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि लड़के ही जो है वेप और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स का बेजा इस्तेमाल करें, बल्कि इनमें लड़कियां भी काफ़ी पेश हैं। और जैसे जिनकी शॉप थी वो कह रही थी कि हम 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कह रहे थे ये आपके लिए नहीं है, तो जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं ये उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि इसके काफ़ी जो असरात हैं वो मुज़र सेहत होते हैं। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद अहमद खान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सुबह के समय में हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आजकल ई सिगरेट का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया है, ये कितना नुकसानदेह और क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि भाई असल में ये सिगरेट का मुतबादल है और इस सिगरेट से कम नुकसानदेह, क्या ऐसा ही है? देखिए, बात यह है कि टोबैको इंडस्ट्री की अगर आप हिस्ट्री देखें तो दे डू ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी। पहले वो रोल्ड सिगरेट लेकर आए, उसके बाद फिर वो फिल्टर्ड सिगरेट लेकर आए, और हर दफ़ा जो नई प्रोडक्ट लेकर आते हैं वो ये कहते हैं जनाब ये सेफर दैन प्रीवियस वन है।
तो बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट तेज़ी से हमारे मुल्क में नौजवानों में ये आम हो रही है। अगर आप देखें ऑन पेपर्स तो यकीनन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में नंबर ऑफ केमिकल्स कम हैं कंपेयर टू कन्वेंशनल सिगरेट, लेकिन ये कह देना कि ये सेफ़ है, ये बिल्कुल गलत। हमारे यहाँ जो है क्या कहते हैं, नौजवान जब ये शुरू करते हैं, बात यह है, देखिए किसी भी एडिक्शन का सहारा लेना, निकोटीन इज़ अ पावरफुल एडिक्शन। कहते हैं निकोटीन इज़ मोर पावरफुल देन कोकेन, हेरोइन, अल्कोहल, मैरिजुआना। इन सबसे ज़्यादा पावरफुल निकोटीन एडिक्शन है। और ख़ासतौर पे टीनेजर का जो ब्रेन होता है वो अभी फुली डेवलप नहीं होता, और अगर ये निकोटीन एडिक्शन हो जाती है तो उसकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसके ऊपर असर पड़ता है। इससे बिहेवियरल इशू आते हैं, इससे एजुकेशन के इशू आते हैं, और इसका चूँकि अभी पिछले 10 साल में ये आम हुआ है, और इसके सही इम्पैक्ट जो है कई डिकेड्स के बाद पता चलेगा। मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जो कन्वेंशनल सिगरेट आई थी 1860 में आई थी, और 1950 में पहली दफ़ा पता चला कि जनाब इससे लंग कैंसर होता है। तो अभी ये कह देना कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल गलत है। अभी से कई हज़ारों अमवात इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से हो चुकी हैं, और सारी दुनिया के अंदर हो चुकी हैं, और ये एक बहुत पावरफुल एडिक्शन है। किसी तरीके से इसका सहारा लेना मुनासिब नहीं। सही। तो मुझे वैसे बताएं, मेरे नॉलेज के बहुत सारे लोग जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी, कि जो वेप का एक कश होता है, इसमें एक बंदा कितने निकोटीन इनहेल करता है? देखिए बात यह है कि जो आम सिगरेट होती है, आप 1 या 2 सिगरेट से ज़्यादा एक वक्त में नहीं पी सकते, लेकिन चूंकि इसमें धुआं नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में धुआं नहीं होता, ये वेपर्स की शक्ल में होती है, बैटरी ऑपरेटेड होती है। इसमें रिसर्च है शोन दैट यू आर मोर लाइकली टू इनहेल निकोटीन। चूंकि धुआं नहीं होता तो आपको निकोटीन जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके ब्रेन के अंदर जाती है, और ब्रेन से फिर जिस्म के और हिस्से में मुंतकिल होती है। और तो रिसर्च ने क्लियरली साबित किया। हार्मोनल चेंजेस इससे कितने आते हैं? क्योंकि अभी हम ये तो देख रहे हैं ना कि स्कूलों में भी जो बच्चे हैं उन्होंने वेप का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया है, बच्चियां भी जो वेप का इस्तेमाल कर रही हैं। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि हार्मोनल चेंजेस जो है प्यूबर्टी को ये बहुत जल्दी हिट भी करते हैं। फिर हम दूसरा ये भी शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चों की हाइट जो है वो भी रुक गई हैं। तो क्या इज़ वेप वन ऑफ द रीज़न? देखिए अभी इसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं हुई कि जो है उसके जो एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं उस पर कितना असर होता है, लेकिन क्लियरली ये बात साबित हो चुकी है कि जो लोग वेपिंग करते हैं दे आर मोर लाइकली टू गेट एडिक्टेड टू अदर सब्सटेंसेस। तो कहते हैं निकोटीन इज अ गेटवे ड्रग, चाहे वो सिगरेट की शक्ल में हो चाहे ये वेपिंग की शक्ल में हो। अगर एक मरतबा आप निकोटीन की एडिक्शन आपको हो गई तो आप फिर नेक्स्ट आपको अल्कोहल होगा, फिर चर्स होगा, फिर आइस होगा। तो जितने भी रिसर्च हुई है उसमें देखा गया कि जो लोग मुख्तलिफ चीज़ों से एडिक्शन हो गई है उनको, उनसे आप पूछे पहली चीज़ क्या शुरू की, तो पहली चीज़ निकोटीन थी। तो वेपिंग के बाद फिर और दूसरी चीज़ों की तरफ इंसान राग़िब हो जाता है। अच्छा, आपके नॉलेज में है कि हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई चीज़ की गई हो कि जहाँ पर हम बच्चों के स्कूल के बैग्स हैं स्कूल में चेक कर सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स दे कैरी इट, और माँ बाप भी अक्सर जगहों पे बच्चों से पूछते नहीं कि बच्चे जो अपनी पॉकेट मनी से भी जब ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं तो वो क्यों डिमांड करते हैं? देखिए बात यह है कि इस वक्त हमारे मुल्क में वेपिंग के सिलसिले में कोई कवानीन नहीं है। सिर्फ KPK के अंदर अभी चंद हफ्तों पहले सेक्शन 144 के तहत जो है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के ऊपर कुछ पाबंदी लगाई गई, लेकिन कई दुनिया में ममालिक हैं जहाँ पे वेपिंग को कंट्रोल किया गया है। वेपिंग को जो है वो उनके ऊपर कवानीन आए हैं। फॉर एग्जांपल वेपिंग पब्लिक प्लेसेस पे बैंड है। हमारे यहाँ ये हो गया है कि जनाब वेपिंग के क्योंकि कवानीन नहीं हैं, लोग रेस्टोरेंट में भी वेपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग सेंटर में भी वेपिंग कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी वेपिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए कवानीन आना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से सिगरेट इज़ बैंड एट पब्लिक प्लेस, वेपिंग को भी पब्लिक प्लेस के ऊपर बैन होना ज़रूरी है, और इसके ऊपर कवानीन आने। लोग सिगरेट की एडिक्शन से निकलने के लिए वेपिंग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो क्या वेपिंग से भी निकलने के लिए क्या कोई और एडिक्शन होगी? देखिए ये बिल्कुल जो है ये टोबैको इंडस्ट्री की ये गिमिक है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। आलमी इदारा सेहत कहती है कि वी शुड नॉट यूज़ वेपिंग सिगरेट को छुड़वाने के लिए।
हमने रिसर्च की, हमने देखा कि जिन्होंने सिगरेट छोड़ने के लिए वेपिंग शुरू की थी, दे एंडेड अप एज डुअल यूजर्स, यानी वो सिगरेट भी पी रहे हैं, वेपिंग भी कर रहे हैं। तो बहुत कम आपको मिलेंगे, 100 में से 2-3 लोग ऐसे मिलेंगे जो कि जनाब उन्होंने सिगरेट छोड़ दी और वेपिंग जो है वो शुरू कर दी। तो वेपिंग भी किसी लिहाज से जो है ना वो अल्टरनेटिव नहीं है सिगरेट का। बात यह है कि कभी आइए अलाए रब कमा तकज़्ज़बान, और तुम अपनी रब की कौन कौन सी नेमतों को चटलाओगे। क्या नौजवानों में एहसास नहीं है कि सेहत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है? क्या कोई एडिक्शन अल्लाह ताला ने फेफड़े आपको इस एडिक्शन के लिए नहीं बनाए? आप अपने फेफड़ों की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। ऑलरेडी इस वक्त पोल्यूशन इतनी ज्यादा है और हम अपने हाथों से अपने फेफड़ों के एक और चीज डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूंगी, ये वेप कैंसर और दिल के दौरे का भी सबब बनता है? कुछ भी आपसे जानना चाहूंगी। यकीनन इसके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर अभी जो रिसर्च की गई है, अभी तक जो उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें देखा गया है कि जो निकोटीन और वेपिंग की सूरत में लेते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं और उससे हार्ट रेट बढ़ता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे जो है ना हार्ट अटैक का ख़तरा आपको बढ़ सकता है। और उसके अलावा आपको फेफड़े की दूसरी बीमारियां हैं जिसके अंदर जो दमा है, जिसमें नमूनिया है। एक होता है वेपिंग एसोसिएटेड लंग इंजरी, क्लियरली जो है इसके अंदर अमेरिका में कई हज़ार अमवात हुई हैं पिछले चंद सालों में बिकॉज ऑफ वेपिंग इंड्यूस लंग डैमेज। तो नौजवानों को ये समझना चाहिए कि जनाब वेपिंग इज़ नॉट समथिंग सेफ। अल्लाह ताला ने जो आपको सेहत दी है इसकी हिफाजत कीजिए, उसके लिए आप हलाल चीज़ें खाइए। निकोटीन का इस्तेमाल किसी लिहाज से भी एक हलाल चीज़ नहीं है, एक एडिक्शन है। ये एडिक्शन का सहारा क्यों लेते हैं आप? चले, बहुत शुक्रिया जी। पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर नोट किया करें कि आप अपने बच्चों को जो गिवन पॉकेट मनी देते हैं, बच्चे बार बार जब आपसे पॉकेट मनी मज़ीद आपसे मांगे तो आप बच्चे से पूछा ज़रूर करें कि ठीक है आप खाना खाने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, क्यों इतने पैसों का तकाजा करें? क्योंकि आजकल हम जो देख रहे हैं कि स्कूलों में बड़े आराम से 6-7 क्लास तक के बच्चे अपने बैग्स में वेप्स कैरी किए हुए हैं, बच्चियाँ वेप्स कैरी किए हुए हैं। माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों का बैग ज़रूर चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके बच्चे ने कोई ऐसी वेप या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अपने पास रखी हुई है। क्योंकि ये अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि ये इनकी ग्रोइंग एज है, अगर ये अभी से ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो ये इनके ब्रेन पर, इनके सोचने समझने की सलाहियत पर, इनकी हेल्थ पर काफ़ी मनफी असरात जो है ना ये मुरतब करेगी। तो ये पेरेंट्स के लिए एक जनाब एक अलार्मिंग सिचुएशन है जहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कहीं आपका बच्चा किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलविस है या नहीं है। और दूसरी बात, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस की कैंपेन्स बड़े ज़ोरों शोर पर हैं और सब ये वादा कर रहे हैं कि जी बिजली होगी, आपको तकरीबन 300 यूनिट आपको बिजली सस्ती देंगे, बस सस्ती क्या मुफ्त देंगे। तो आवाम फिक्र ना करें, बिजली सस्ती होगी, पेट्रोल की कीमतें भी कम करेंगी, किसी के घर का चूल्हा ठंडा नहीं रहेगा, महंगाई का खात्मा करेंगे। ये और ऐसे बहुत से वादे सियासतदान अवाम से करते हैं। एक जानिब वोट के चक्कर में अवाम को सुहाने सपने दिखाए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब पर रेवेन्यू का हदफ पूरा ना होने पर पाकिस्तान में बड़ी सियासी जमातों की जानिब से IMF को हर माह 18 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी करवाई गई है। यानी अवाम से ही वसूलियाँ की जाएंगी, अवाम मज़ीद महंगाई के बोझ तले दबती चली जाएगी। इस तमाम तो सूरत हाल के वाले से बात कर लेते हैं। हमारे मईशत खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खाकान, अ वेरी गुड मॉर्निंग। खाकान, ये मुझे बताएगा कि एक तरफ आवाम से महंगाई कम करने के वादे, दूसरी जानिब टैक्स लगाने की तैयारियाँ, कितना बोझ पड़ने जा रहा है आवाम पर इन इलेक्शंस के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, एक तो बात यह है कि ये डिपेंड करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी हुकूमत, जो भी कोalition आने वाला है वो कितना प्रिपेयर्ड है। ये बिल्कुल सादा सी गुफ्तगू है। अगर आप प्रिपेयर्ड होंगे तो आप IMF को भी बेहतर डील करेंगे। आप पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है जो कि एक डीप क्राइसिस में है, उसको हल करने के लिए अपनी जो सिफारिशात है वो सामने रखेंगे और उन पर अमल करेंगे। अगर आप टैक्स की मद में देखेंगे तो क्या टैक्स उन्हीं लोगों पर लगाना है जो लगा हुआ है, या रियल एस्टेट, रिटेल, होलसेल, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, या इन चीज़ों पर जाना है? सो ये तो कतई तौर पे डिपेंड करेगा कि कितना प्रिपेयर्ड गवर्नमेंट जो है वो आएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के चैलेंजेस जो हैं वो बढ़े हुए हैं। अभी जो आपको स्टेबिलिटी सी दिखाई दे रही है, रुपया भी स्टेबल है, जो हमारा बैरूनी खसारा है वो भी थोड़ा सा संभला है,
थोड़ा सा हमने अपने अंदरूनी खसारे को, मालियाती खसारे को थोड़ा सा संभालने की कोशिश की है। पर इसका कतई तौर पे ये मतलब ना लीजिए कि जो शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी आपको एक तकवीयत सी दिखाई दे रही है इकॉनमी में, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो फंडामेंटल, ये जो बुनियादी ढांचे की तब्दीली के जुज़ हैं वो अपनी जगह ठीक हो गए हैं, वो कतई तौर पे ठीक नहीं हुए। इसलिए ये बिल्कुल डिपेंड करेगा। एनर्जी सेक्टर में बहुत तकलीफ है लोगों को, गैस में भी है, बिजली में भी है, पेट्रोल की प्राइस में भी है। ये हेवीली टैक्स्ड हैं, तो क्या आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन से डायरेक्ट टैक्सेशन पे जा सकते हैं? ये एक बात है। ये इनएफिशिएंट हैं, ये इंपोर्ट ड्रिवन है, सो हम डिपेंडेंट हैं कि बाहर से तेल आए, बाहर से गैस आए तो हम अपने यूनिट चलाएं। तो क्या आप ये सब तब्दीलियां कर सकते हैं? ऑनेस्टली देखें, वक्त ये है कि पाकिस्तान ये जो है ना मडलिंग थ्रू, इसका मुझे उर्दू का तर्जमा नहीं आता, मेरा मतलब है कि कभी इससे मांग लिया, कभी उससे मांग लिया, कभी थोड़ी सी एक्सपोर्ट कर ली, फिर गिर गई। ये वक्त गुजर गया है। वक्त ये है कि ये इस वक्त एक सर्जिकल ट्रीटमेंट मांगते हैं। ये दो ही एरियाज जिनकी आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू सामने रखी, वरना अभी भी मैं तो हैरान हूँ, और मैं IMF पे हैरान हूँ कि उन्होंने अभी जो ये 18 अरब हर माह का टैक्सेशन का एक फ्रेमवर्क सामने रखा है, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप GST बढ़ा दीजिए, जबकि बहुत महंगाई है। वो ये कह रहे हैं कि विद होल्डिंग टैक्स बढ़ा दीजिए, मतलब वो ये कहने की इम्पोर्ट स्टेज पे टैक्स बढ़ा दीजिए, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारे बाकी सेक्टर्स हैं, मुझे खाकान बताइए एक बात, तो ये IMF भी सुन रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये IMF भी सुन रहा है कि पाकिस्तान पॉलिटिकल जमातें जो हैं ये अपने लोगों से, अपने वोटर्स से दावे क्या कर रही हैं। वो नहीं इनसे सवाल करती कि अच्छा भी आप ये कैसे कम करेंगे। यही तो बात है। डिलीवरी और प्रॉमिसेस, एक मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके चैनल पे 11:15 बजे आऊंगा, और एक मैं आके डिलीवर करता हूं। ये चीज ही बताएगी ना कि क्या मैं एक सच्चा सुलझा हुआ इकोनॉमिस्ट हूं कि नहीं हूं। अगर डिलीवरी नहीं होगी इन पे, जो कि कई चीजें मुमकिन शायद नहीं होंगी, हम IMF प्रोग्राम में भी हैं, हम मालियाती चैलेंज में भी हैं, हम एनर्जी के चैलेंज में भी हैं। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान इस प्रोग्राम से, जो अभी एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट की सूरत में है 9 माह का, इससे मार्च अप्रैल में निकलेगा। आपको एक नए प्रोग्राम में जाना है। उसमें जब आप जाएंगे तो आपको, जैसे अभी उन्होंने कहा है कि जो ओगरा बिजली की कीमत का तायुन करे गैस पे, उसको प्लीज लोगों पे पास कर दीजिए। हम क्या करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम ये करते हैं कि 3-3 साल ओगरा करता रहता है तायुन, हम उसको पास ऑन नहीं करते एज गवर्नमेंट, बिकॉज हम कहते हैं कि नहीं हमने नहीं कर। देखिए, आप ठीक करने की बजाय गैस सेक्टर को, उसकी एफिशिएंसी ठीक करने की बजाय, नुकसानात कम करने की बजाय, प्राइवेटाइज करने की बजाय, गैस के वेल खोदने की बजाय, आप कीमत ना बढ़ा के समझते हैं कि अगर ये चीज ठीक हो जाए तो ये नहीं होनी। जब आप IMF के प्रोग्राम में नए में जाएंगे, उसकी तैयारी कीजिए। अब उसकी तैयारी कौन करे? देखिए ना, इसमें भी बड़े मसाइल हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में बाहर उतनी सख्त नहीं है कि वो कर सकें, और जो हमारी अंदरूनी हुकूमत का ढांचा है उसमें कोई प्रोफेशनल टीम्स नहीं है। सो मुल्क एक कॉम्पिटेंस के क्राइसिस में फंस गया है। मैं हमेशा चैलेंज कहता हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ राइट, यहाँ पे कॉम्पिटेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और ये कॉम्पिटेंस सिर्फ आज का मसला नहीं है, ये हमारे कई सालों से कॉम्पिटेंस का इशू है। हम वादे कुछ और करते हैं IMF से, और उसके बाद फिर हम करते कुछ और हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी जो वादे किए गए थे वो वफा नहीं किए, और उसके बाद फिर जो एक बड़ा टाइम टेन्योर हमने गुजारा, इसमें हमने बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा, और फिर जिक्र भी किया उन्होंने उन वादों का जो कि उनसे वफा नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया जी, खाकाना जी हमारे साथ मौजूद थे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। इमेजिन कि आप एक जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, अचानक से जहाज़ में सांप निकल आए, तो क्या होगा? लोगों में खौफ पैदा हो जाएगा, लोग चीखना चलाना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा थाईलैंड की फ़्लाइट में बिल्कुल भी नहीं हुआ। बैंकॉक से फुकेट जाने वाली परवास में सामान रखने वाली जगह पर सांप निकल आया। मुसाफिरों ने सांप का बताया तो फ्लाइट अटेंडेंट फौरी सांप को पकड़ने के लिए आ गया। सांप को प्लास्टिक की बोतल में डालने की कोशिश की गई, बोतल में नहीं आया तो उसे प्लास्टिक के थैले में डाला गया, और इस दौरान वहाँ पे जो लोग थे वो पुरसुकून रहे और उसकी वीडियो बनाते रहे। सरबराह ने अपने बयान में कहा है कि अमले को इस किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए अच्छी तरबियत भी दी जाती है, बट जस्ट इमेजिन, ये जो सांप है, खैर बहुत बड़ा सांप नहीं, छोटा सांप तो है, लेकिन अगर इसकी जगह आप या मैं होते तो क्या होता? अल्लाह मियाँ, हमारा तो वाकई पूरा इंस्टाग्राम सब भरा होता और हम ट्रॉमाटाइज भी होते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद एक अहम मसले के हवाले से बात करेंगे। आपको बताते चलें कि सिंध में तालीम का निज़ाम तबाही के दहाने पर है, जिससे मुल्क के मामारों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कराची बोर्ड में 11वीं जमात के इम्तिहानात में तकरीबन 60% से ज़्यादा तलबा फेल हो गए हैं। प्री मेडिकल में सिर्फ 36.51%, जबकि प्री इंजीनियरिंग में 34.79% तलबा ही कामयाब हो सकें। माहिर तालीम हैरान है कि आखिर हुआ क्या है। दूसरी जाने फेल होने और कम नंबर्स लेने वाले तलबा ने एहतजाज किया है, जिसके बाद कमेटी कायम कर दी गई है। इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का फेल होना तालीमी मयार पर सवालिया निशान है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चर एसोसिएशन मुनव्वर अब्बास साहब, इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर, वेलकम टू सबका समा। सबसे पहले तो मुझे बताएं मुनव्वर साहब, ये एग्जैक्टली हुआ क्या है? इतनी बड़ी तादाद में बच्चे कैसे फेल हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया समा का कि इस इंतहाई अहम मसले पर आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। देखिए, सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। हमारे मौजूदा हुक्मरान भी इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। हमारी सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन ने तो कमेटी बना ली है, लेकिन जिनका असल डोमेन है वो है सेक्रेटरी बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़। उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई कमेटी नहीं है। वज़ीर तालीम साहिबा मेरे ख्याल में आराम फरमा रही हैं, उनका भी इस हवाले से कुछ भी नहीं है। हुआ ये है कि हमारे बच्चे जिन्होंने इम्तिहानात दिए, जिन्होंने मैट्रिक में 90% उनकी आई और कॉलेजेस में उनके हम मुख्तलिफ मराहिल पे टेस्ट लेते रहे हैं, उसमें भी उनके अच्छे नंबर आते रहे। अब जब नतीजा आया है तो नतीजा उनका ये है कि बहुत सारे बच्चे फेल हैं या परसेंट, वही बच्चे जिनको 90% जी बिल्कुल के साथ आ गया है। बिल्कुल। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स हैं वो सी ग्रेड और डी ग्रेड में आए हैं। अब मेरा सवाल ये है कि ये वो बच्चे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे थे। जो पढ़ने वाले नहीं थे उनका क्या हशर हुआ होगा, मुझे उस बारे में अभी हम नहीं जा रहे हैं, उस बहस में नहीं जा रहे। लेकिन इन बच्चों के साथ जो एक ज़्यादती हुई है उसको आखिर देखेगा कौन? हम ये कह रहे हैं कि ये जो इम्तिहानात आपने लिए, एक तो गर्मियों में, शदीद गर्मियों में, फिर फर्स्ट ईयर के जो आपने इम्तिहानात लिए वो आपने पूरे एक साथ, कराची की बात कर रहा हूँ, कंसेक्यूटिव आपने पेपर्स लिए हैं। कोई ब्रेक आपने, कोई गैप आपने नहीं दिया उनको। फिर आप जब रिजल्ट आ रहे हैं तो कितने अरसे बाद आ रहा है उनका रिजल्ट? आज तक इतना नहीं हुआ कि इतना डिले हुआ हो रिजल्ट। ये पहली बार मैट्रिक का भी और फर्स्ट ईयर और 9th दोनों के रिजल्ट इतने लेट आए हैं। अब हम चाह ये रहे हैं कि भाई ये कराची का मसला सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ सिंध का मसला भी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। कराची मिनी पाकिस्तान है। इस मिनी पाकिस्तान के बच्चे जिनकी परसेंटेज आपने सी और डी ग्रेड आई है, आखिर इसको देखिए तो सही कि हुआ क्या है। अब मुझे बताइए कि आप जो एडमिशन्स लेते हैं, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, बिल्कुल एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं सारे, जो एंट्री टेस्ट होते हैं सारे, बिल्कुल ये मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में होंगे। वो तो फर्स्ट ईयर की बेस पे आप उनको लेते हैं। फर्स्ट ईयर के बेस पे मेरे बच्चे का रिजल्ट बहुत ख़राब है, तो निकल गए बच्चे। ये तो बच्चे निकल जाएंगे सारे, और जो बाकी बोर्ड्स के हैं वो बच्चे आ जाएंगे। मतलब अगर ये फेल हैं बच्चे, तो आप सोचें ये तो ना इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, ना या तो मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, मेडिकल यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकते, खत्म इनका करियर। और कौन जाएगा? प्राइवेट बोर्ड्स के बच्चे, मैं बोर्ड्स के नाम नहीं ले रहा हूँ, कराची का एक प्राइवेट बोर्ड जो है उसमें धड़ाधड़ा बच्चे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि आपका यहाँ का रिजल्ट ख़राब आ रहा है। तो अब हमें, अच्छा, व्हिच बोर्ड इज टेकिंग केयर ऑफ इट? और यहाँ पे हैं लोग कौन कौन बैठे हुए हैं? देखें, हमारा जो ज़ियाउद्दीन बोर्ड है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब आप देखिएगा धड़ाधड़ बच्चा ज़ियाउद्दीन बोर्ड जाएगा। क्यों जाएगा? कि इन बोर्ड्स को जानबूझ के ख़राब किया जा रहा है। 8 साल हो गए हैं हमारे तालीमी बोर्ड्स में, सिंध के किसी भी एक तालीमी बोर्ड में कंट्रोलर एग्जामिनेशन नहीं है। और क्या वजह उसकी? ये इनको भर्ती नहीं करते हमारे जो अरबाब इख्तियार। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर जो हुकूमत है, हुकूमत में अदला बदली होगी तो हुकूमत तो एक ही पार्टी की चली आ रही है, एक ही पार्टी की चली आ रही है। असल में इनकी तालीम तरजीहात में शामिल नहीं है। इनकी अगर तालीम तरजीहात में शामिल, तो अगर बोर्ड की तो ये चला कौन रहा है? ये बोर्ड चला कौन रहा है? ये उनके क्लर्क चला रहे हैं इडहॉकिज्म पर। कभी अगर ये क्लर्क चला रहे होंगे तो आप, तो भाई हम क्या एक्सपेक्ट तो रिजल्ट्स यही आएंगे। कभी आप लाड़काना से उठा के किसी यहाँ पर ला रहे हैं, किसी को यहाँ से मीरपुर खास भेज रहे हैं, कभी सखर बोर्ड वाले को क्लर्क को आप हैदराबाद बोर्ड में लगा रहे हैं। अब कोई आला सतह का बंदा, कोई ऊपर ऐसे इस लेवल पे नहीं है जो, मतलब ये तो, क्योंकि जो भी यहाँ पे शख्स बैठा है, whoever is running this board or whoever is running this committee, असल में तो उनके हाथ में, the way they are running the system, और वो सिस्टम के हाथों में तो इन बच्चों का मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। और हम इस पे सपला जो है इस हवाले से मुसलसल एहतजाज कर रही है कि भाई आप मुस्तकिल
मुस्तकिल सेक्रेटरी बोर्ड लगाएं, मुस्तकिल कंट्रोलर एग्जामिनेशन लगाएं और मुस्तकिल जो है आप चेयरमैन बोर्ड लगाएं। सर्च कमेटी अब बन गई है, मौजूदा हमारे जो वज़ीर आला हैं, निगरान वज़ीर आला, उन्होंने बहरहाल इस पर स्टेप लिया है। मैं उन्हें सवाल से खराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन अभी भी नाकाफ़ी है। फिर उनका एक कदम और जो बड़ा ख़राब लिया हमारे निगरान वज़ीर आला ने, कि तमाम जो हमारे बोर्ड्स हैं उनका चेयरमैन उन्होंने कमिश्नर को लगा दिया। अब कमिश्नर इन इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। हमारे कमिश्नर कराची बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरी उनसे मुलाकातें हैं। वो हमारे असल में वो पहले लेक्चरर थे, फिर उसके बाद उन्होंने CSS किया तो वो इस तरफ को आ गए। वो जानते हैं चीज़ों को, लेकिन उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो बोर्ड के मामलात को देख सकें। बोर्ड की सूरत इंतहाई खराब है। समझ में नहीं आ रहा हम इस रिजल्ट को कैसे, ठीक है, क्या पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने सोचा है कि वो जाएंगे, वो क्लेम करेंगे कि नहीं जी आप हमारे पेपर्स दोबारा चेक करें। अब स्टूडेंट्स, माँ बाप के पास, इन स्टूडेंट्स के पास क्या रास्ता बच गया है? स्टूडेंट्स सुसाइड पे जा रहे हैं। मेरे बहुत से बच्चे जिनके मैसेजेस आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, बच्चे सुसाइड पे जा रहे हैं। वज़ीर आला साहब, अल्लाह का वास्ता है एक कमेटी बना लें। हम इनको बार बार कह रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा मुतालबा आपके ज़रिए से है, मैं वज़ीर आला साहब से अर्ज़ कर रहा हूँ, बहैसियत उस्ताद, बहैसियत वालिद, सर आप एक कमेटी बनवाएं जो सीनियर प्रोफेसर्स पर मबनी हो, सब्जेक्ट वाइज। जो 6-7 बड़े सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, उर्दू, इंग्लिश, आप इनके प्रोफेसर्स की आप कमेटी बनाएं। आप उन्हें परमिशन दें कि वो रैंडमली कॉपीज़ को रीअसेस करें। जो A1 ग्रेड जो बहुत कम तादाद में, उनकी भी रीअसेस करें और जो बच्चे जिनके कम आए वो भी रीअसेस करें। इससे फ़ायदा क्या होगा? इस वक्त देखें हमारे बोर्ड्स की जो है वो इज़्ज़त वो दाव पे लगी हुई है। हमें पता चलेगा आया बोर्ड की गलती है, हम असातिज़ा की इज़्ज़त दाव पर है कि जी आप लोगों ने पढ़ाया नहीं है। इससे हमें पता चल जाएगा आया असातिज़ा की एंड पे कोई गलती है या जो असेसमेंट हुई है उस पर गलती है। आपको मैं ये भी बताऊँ, आप बहुत हैरान हो होंगे हमारे नाजरीन भी, कि कराची इंटरमीडिएट बोर्ड में जो कॉपियाँ असिस करते हैं, बहुत बड़ी तादाद है जो असातिज़ा नहीं करते चेक। मुझे इतना बता दें, उन्होंने खुद इंटर किया होता है? मुझे नहीं मालूम वो कौन लोग हैं जो कॉपियाँ चेक कर रहे हैं, इंटर भी किया हुआ है नहीं किया हुआ है, वो कौन लोग हैं जो कॉपियाँ चेक करते हैं। बहुत कम तादाद है। मैं कहता हूँ 10% भी कराची का उस्ताद असेसमेंट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ये तो बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती है। ये बच्चों का पूरा मुस्तकबिल खराब हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी। मुनव्वर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, निहायत अहम मसले के वाले से हमने बात की। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आज की पकाइए 10-13 की ख्याल है। वैसे तो ये बहुत ही मज़ेदार नज़म है जो कि मुकालमा है चौधरी साहब में और रहमा के दरमियान, लेकिन हमारे घर में भी ये सवाल रोज़ पूछा जाता है कि आज घर में क्या पकाया जाए। हर सुबह उठते साथ ही ख़वातीन के ज़हन में सवाल आता है तो वो परेशान हो जाती हैं। सब्ज़ी बनाई तो बच्चे नहीं खाते, गोश्त ही पकाते रहे तो बजट भी आउट हो जाता है, और हर एक की पसंद का भी ख्याल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन रोज़ रोज़ पकाएँ, क्या खाएँ, क्या करें, और इस बारे में हमने अवाम से पूछा तो अवाम क्या कहती है आपको सुनाते हैं। रोज की समझे एक टेंशन है, ये रोज का टेंशन है। ज्यादातर मेरे हस्बैंड ही जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि क्या बनना है और क्या नहीं बनना। पहले से सोचा हुआ होता है रात से कि क्या पकाना है, तो वो फिर बना लेते हैं। जैसे बच्चों को अलग पसंद, जैसे मेरे बेटे को सब्जी नहीं पसंद है, मेरे हस्बैंड को सब्जी पसंद है, तो उनके लिए अलग बनाती हूँ, उनके लिए अलग बनाती हूँ। मियाँ से पूछ के, बेटों से पूछ के, सबसे एक एक से पूछ लेती हूँ, उसके बाद जो मुझे समझ आता है वो बना लेती हूँ। सब्जी 8 दिन की हम ले जाते तो जो समझ में आए पका लेते। जो लेडीज़ होती है वही ज़्यादातर सोचती है कि आज हम क्या बनाए, थोड़ा थोड़ा करके फिर मिक्स करके कुछ ना कुछ तो बना ही लेती है। यही हो सकता है। अब इस मसले का हल सब खवातीन बैठ के निकालें तो ही हो सकता है, और हमारे तो समझ से बाहर है। हम एक दिन एक की पसंद का बनाते हैं, दूसरे दिन दूसरे की पसंद का बनाते हैं, तो हम उस डेज को डिवाइड कर देते हैं। बच्चे तो सब्जियां खाते ही नहीं हैं। खाने के मामले में हमारे यहाँ सबकी एक ही पसंद है। बेटा इस वक्त आज इसकी मर्जी का खा लो, कल तुम्हारी मर्जी का बन जाएगा। सब्जी नहीं खाते तो बाहर से खा लेते। मेन्यू बना लेते हैं हफ्ते का, फ्रिज पे लगा देती हूँ कि बस ये बनाना है हमको। अरे भाई ये तो वाकई बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरे ख्याल से ना हुकूमत पाकिस्तान को ज़रा चाहिए कि ना हफ्तावार एक वो भी मेन्यू डिसाइड कर दे। लोगों को पता होना चाहिए कि जब ने मंडे को खाली मिक्स सब्जियां खा ली, अगले दिन दाल चावल खा लिए, फिर ऐसी ऐसी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं जो भी मौसमी सब्जी हो, लेकिन ऐसी क्या चीज़ खाई जाए जो ग़िज़ाइयत से भरपूर भी हो,
झटपट बन भी जाए और मज़ेदार भी हो। तो ये सोचा कि हम क्यों ना जाने शेफ़ फातिमा से। शेफ़ फातिमा शराज मास्टर स्टूडियोज़ में मौजूद ही हैं, वो ही इस मसले का हमें हल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। वेलकम टू सुबह का समा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बताएं, आपके घर में आज ये सवाल हुआ कि आज क्या पकाना है? नहीं ये मैं डिसाइड करती हूँ कि क्या बनेगा। तो ना उसमें बच्चे कुछ कह सकते हैं ना कोई और, जो मैं बनाती हूँ सब खाते हैं। सब खाते हैं, सबको खाना पड़ता है, कोई एहतजाज कुछ भी नहीं करता? नहीं कर ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि चीज़ जब अच्छी बनी होती है घर में और फिर बजट में भी बनी हुई हो तो सब खा लेते हैं। तो बच्चे भी राजी होते हैं और हस्बैंड भी राजी होते हैं क्योंकि बजट में बनी हुई है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या चीज़ हम ऐसी पका सकते हैं जो कि मज़ेदार भी हो और हमारे बजट में भी हो? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं सबसे पहले बात बताऊँ, सबसे पहला मसला जो होता है ना, इससे पहले सबसे जो एक यूनिवर्सल हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि सुबह उठती ख़वातीन नहीं कहती पकाएं क्या, मतलब बजट और वो चीज़ें तो बाद में आती, पहले ही कि पकाएं क्या। तो सबसे पहले तो मैं क्विक उसका एक जवाब दे देती हूँ, फिर हम इस सवाल पर आ जाते हैं कि आप लिस्टिंग कर लें। मतलब जैसे मैंने भी शुरू में यही किया हुआ था, जब मैंने किचन संभालना शुरू किया है, जब शादी के बाद मैंने लिस्टिंग कर ली थी सब्जियों की सारी डिशेस, गोश्त की सारी डिशेस, सी फूड में, चाइनीज़ में, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जैसे कड़ी हो गई और जो चीज़ें हम बना रहे होते हैं, मौसमी दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन मेहनत का काम है। बट क्या होता है, इट विल टेक टाइम, आई नो, बट क्या आगे आपके लिए हेज़ल फ्री होता है, क्योंकि वो आपने लिस्टिंग कर ली, चीज़ें आप सारी नोट कर लेंगे, जी बिरयानी में ये चीज़ें हैं, पुलाव है, फलां जो भी मौसमी सब्जियां हैं उनकी वो कर ली। तो क्या होता है कि आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, आप फिर उसको सामने रख के आप फटाफट के यार ये चीज़ें घर पर हैं तो हम ये बना लेते हैं। तो एक तो ये मसला हल हो गया, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली। अब दूसरा ये कि अब हम बनाएं क्या या क्या करें। एक तो नॉर्मली लोगों के पास गैस के मसाइल, टाइम का मसला, ये सारी चीज़ें भी हैं, फिर बजट को भी देखना है। तो इसमें आप पोर्शंस के हिसाब से बनाएं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हर वक्त आप गोश्त नहीं बना सकते, और गोश्त आपके लिए अच्छा है भी नहीं। अगर हम रेड मीट की बात करें तो आप 250 ग्राम्स जो है हफ्ते में 2 दफ़ा खा सकते हैं हार्डली, ठीक है। अब उस हिसाब से आप चीज़ों को जो है ना थोड़ा सा इस तरह से आप स्केड्यूल करें कि अगर आप दाल चावल बना रहे हैं तो उसके साथ आप कबाब बना लें। बीफ में कबाब हो गए तो कॉम्बिनेशन आ गया। बच्चे बिल्कुल मुंह बनाते हैं कि यार दाल है, सब्जी है, बट क्या है कि अगर आप उसके साथ कॉम्बिनेशन दे देते हैं ना, सिर्फ गोश्त ना रखें आप, तो उसमें बड़ी वैरायटी आ जाती है, चीज़ें मज़े की हो जाती हैं। अब अगर हम कड़ी की बात करें, बच्चे नहीं खाते, तो आप उसमें पकौड़ा जो है, जैसे मैं ये करती हूँ कि चिकन पकौड़ा, चिकन आपने जो है ना टिक्का टाइप का, जैसे श्रेडेड चिकन लेके उसको टिक्के में बना के और उसके पकौड़े बना के आपने कर दिए, तो बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। उसमें बहुत ज़्यादा चिकन यूज़ नहीं होती, ठीक है, 2 आपकी बोनलेस बोटियाँ नॉर्मल यूज़ होती हैं, दैट्स इनफ, ठीक है। बट क्या है कि बच्चे के लिए वैरायटी हो गई। आप उसमें चने बॉईल करके डाल लें, वाइट या ब्लैक। कड़ी की बात करें, कड़ी में जी मैं बनाती हूँ इस तरह। वाओ, तो वो आप ये नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे ना आप तो मुझे भिजवानी है। मैं यहीं आगे बना दूंगी, आप फिक्र नहीं करें, ठीक है। तो जो है वो हम दिखाएंगे लोगों को। अच्छा, फिर मैं इसी तरह बताती हूँ, लौकी इतनी अंडररेटेड एक सब्जी है कि लोग मुंह नहीं लगाते। उसमें मैं सूप बनाती हूँ, उसको बॉईल करके और उसमें 2 अंडे डाले, उसमें बेसिक मसाले डाले, और आपने उसको जैसे खागीना बनाते हैं ऐसे आपने उसको फ्राई कर लिया, वो बिल्कुल वाइट कीमा बन जाता है चिकन का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और वो फ्लेवर्ड को कोई बता नहीं सकता, लोगों को वाकई पता नहीं चलता कि चिकन है या फिर वाकई। और आप उसको और ज्यादा मजे का करने के लिए ना उसमें थोड़ा सा अगर आप धोनी दे दें, जैसे उसकी क्या कहते हैं कोयले की धोनी दे दें, थोड़ी ऊपर मिर्ची और प्याज व्याज डाल दें, तो बेहतरीन बन जाता है। तो ये सिर्फ ये है कि आप बजट में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। घर में आप सूजी ले आए, मैदे के साथ आप उसकी पूरियां बनाएं, चिकन आपने किया जैसे बच गया। तो सिर्फ अंडे भी अगर 1 दर्जन देखा जाए तो वो भी काफी महंगे ही 440 रुपए दर्जन। अब आप सोचें ना, तो बंदा जरा 200 रुपए और ऊपर डाल के चिकन ही बंदा घर ले आए। तो हाँ जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये कि अब उसमें वही है कि आप कोफ्ते बना सकते हैं, आप सब्जियों के कोफ्ते बना लें, ठीक है। मसला यही है कि आपने करना तो है ना, जो बजट है, जो चीज़ें, तो कॉम्बिनेशन अगर आप रखेंगे गोश्त का भी, सब्जी का भी, दालों का भी, तो फिर आपकी एक तो हेल्दी भी रहेगा, फिर आपके लिए भी हेज़ल फ्री रहेगा। फिर आप उसकी लिस्टिंग कर लें, वो बहुत अच्छा हो जाता है, आपके लिए आसानी हो जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई कि लिस्टिंग घर में होना ज़रूरी है। और बच्चों के लिए ऐसी क्या चीज़ हम जिसमें बच्चे जो बड़ा खुश रहें और हो जाएं? नगेट्स वगैरह अगर बनाना चाहें तो नगेट्स भी बना सकते हैं। उसमें तो वैरायटी ही वैरायटी है। जैसे आजकल मौसम ऐसा है तो आप वेजिटेबल्स और चिकन के साथ सूप बना दें। अच्छा, मुझे एक सवाल है कि उन अम्मियों के लिए क्या करें कि जो कि खाना जो है वो पकाना भी चाहती है और अपनी पसंद का पकाना चाहती है, लेकिन राय वो सबकी लेती है कि आज बताओ आज क्या बनाएं। सबसे गलत बात है, क्योंकि जब आप अपने हस्बैंड से पूछते हैं तो कहते हैं कुछ भी। बच्चे से पूछेंगे कहेंगे कुछ भी, और किसी से भी आप पूछेंगे कुछ भी, लेकिन जब आप बनाएंगे नहीं, अगर तो बच्चे बोलते ना कि अम्मी दाल चावल, अभी परसों तो दाल चावल बने थे, अच्छा ये चिकन बना ले, अभी चिकन लो, कल रात चिकन खाया, तो अम्मी फिर क्या
अम्मी लिस्टिंग करें अम्मी लिस्टिंग करें ताकि वो लिस्ट बना के फ्रिज के ऊपर लगा दें, किचन की दीवार पे लगा दें और बोलेंगे बस आज मैं डिसाइड करूँगी, ठीक है ना? क्योंकि अम्मियों को भी नहीं याद रहता। मैं एक बात बताऊँ, अगर हम पुलाव की ही सिर्फ वैरायटी देख लें तो उसमें 6000 किस्में, मटर पुलाव है, मिक्स वेजिटेबल पुलाव है, कोफ्ता पुलाव बन जाता है। विल टॉक अबाउट इट, बट हमारे पास क्योंकि टाइम जरा मुख्तसर है, हम एक और सेगमेंट इस पे करेंगे। थैंक यू सो मच जी, फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शो का फीडबैक मत देना भूलिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।